गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ आपको जानकारी देना चाहते हैं कि पिछला वीडियो जो मैंने आपको बताया था असाइनमेंट से संबंधित कि असाइनमेंट आपको कैसे लिखना है, तो उसी में चूँकि कोविड-19 का संक्रमण काल है तो इसीलिए जो है मैं आपको एक सहूलियत देना चाहता हूँ अपने कॉलेज के ओर से कि आप ये जो फाइल पहले 5 बनाना था वो 5 आप असाइनमेंट लिखिएगा, लेकिन एक ही फाइल में 5 को ये करके बना करके कॉलेज में सबमिट कर दीजिएगा। अगर आप अन्य जिले से हैं, दूसरे जिले से संबंधित है या दूसरे राज्य से संबंधित है तो भी आप हमें बाय पोस्ट या कुरियर के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जो कॉलेज है अपने प्यारे प्रशिक्षु छात्र एवं छात्राओं का हित का ध्यान में रखते हुए इस तरह की सुविधा आपको दी जा रही है। तो चलिए अपने समय को नष्ट नहीं करते हुए मैं अपने टॉपिक्स पे आता हूँ जिसकी आज हम आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं कि आपका जो ईपीसी 2 का असाइनमेंट छूटा हुआ है, जिसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ईपीसी 2 साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग, मेरे बहुत सारे प्रशिक्षु छात्र एवं छात्राओं हैं, उनको ये भी नहीं मालूम है कि ईपीसी भी होती है। क्योंकि हम आपसे एक्टिविटी करवाते थे उसी को हम लोग डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि ईपीसी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और क्यों जरूरी है। तो मैं एक एक करके आपको जो बात है उसको क्लियर कराना चाहता हूं पॉइंट को कि ईपीसी 2 हम लोग बोलते हैं ईपीसी 2। इसको जो हम लोग ईपीसी 2 में एक पहले हम लोग ईपीसी 1 पढ़े जिसको कि हम लोग बोलते हैं ईपीसी 1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। लेकिन जब हम सेमेस्टर 2, क्योंकि हमारा सेमेस्टर प्रणाली है इसलिए सेमेस्टर 2 में इसका जो है ईपीसी 1 की जगह ईपीसी 2 आपको पढ़ना पड़ेगा। और ईपीसी 2 का जो नाम दिया गया है वो दिया गया आपका ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। मैं एक शब्द बताना चाहता हूं कि कोई भी नीति हो, नीति ही नियति का निर्माण करता है। नीति नियति का निर्माण करता है। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी चर्चा किया था, यह जताने का कोशिश किया था कि टीचर इज एन आर्टिस्ट। शिक्षक एक कलाकार होता है। शिक्षक एक कलाकार होता है। टीचर इज एन आर्टिस्ट। तो ये जो कलाकारी है वो कला का प्रदर्शन हमें करना है। तो ईपीसी इसका फुल फॉर्म हम बताना चाहते हैं। ईपीसी मीन्स होता है इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज ये शिक्षक के लिए अत्यंत जरूरी है। वो अपना शिक्षण कार्य को कैसे पूरा करेगा, इन सारी चीजों का समावेश इसमें किया जाता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं और उसी समय आपको मैं क्लियर भी करता जाऊंगा कि क्या है। मैंने आपको बता दिया ईपीसी मीन्स इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। बहुत सारे मेरे प्रशिक्षु छात्र एवं छात्राओं इससे परिचित भी है क्योंकि उनको मैं फर्स्ट सेमेस्टर में बताया भी था। तो चलिए आई होप आप सब मेरे प्यारे प्रशिक्षु जानते होंगे ईपीसी का फुल फॉर्म। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपको दिया है वो दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंटिंग।
हाउ विल यू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स टूवर्ड्स पेंटिंग। पहला जो है, मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंटिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंटिंग, हाउ विल यू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स टूवर्ड्स पेंटिंग। हिंदी में मैं बता रहा हूं कि चित्रकला से आप क्या समझते हैं। चित्रकला के प्रति आप अपने विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करेंगे। तो चूंकि चित्रकला, पेंटिंग, देखिए हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया है कि मानव का जो जीवन होता है उसमें डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आपने अध्ययन किया होगा कि डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस, मानव विकास की अवस्थाएं। तो जो पेंटिंग होता है, जो चित्रकला होती है, हम लोग बचपन में किसी न किसी रूप में विद्यालय में जब हम पढ़ते थे या कॉलेज में जब आए हैं तो इसमें हम लोग कुछ ना कुछ वर्क किए हैं, कार्य किए हैं, रेखांकित चित्र भी किए हैं। तो आपको इसी के बारे में लिखना है कि चित्रकला से आप क्या समझते हैं और चित्रकला के प्रति आप अपने विद्यार्थियों को कैसे मोटिवेट करेंगे। तो हमने बताया कि शिक्षक एक कलाकार होता है, तो शिक्षक को जो चित्रकला जो है उसके बारे में जानकारी आनी चाहिए। तो इसमें आप लिखिएगा, चित्रकला को परिभाषित कीजिएगा और आप जो है अपने कक्षा में कैसे बच्चे को चित्रकला करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इसमें आप एक चित्रकला जो पेंटिंग है उसका जिक्र कीजिएगा, वह है मधुबनी पेंटिंग। आशा करता हूं उस पर आप लोग काम कीजिएगा, लिखिएगा उस पर। मधुबनी पेंटिंग जो है उसको दिखाइएगा और झारखंड से भी जो है कोशिश कीजिएगा उससे भी करने के लिए। तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन ए झारखंड फोक आर्ट। झारखंड के किसी एक लोक कला का वर्णन कीजिए। आप सब, हम सब झारखंड के निवासी है, तो मैं इस कला के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं क्योंकि आप सब इससे परिचित है। तो झारखंड की किसी एक लोक कला का वर्णन आप अपने EPC 2 का जो असाइनमेंट है उसमें लिखिएगा और लिखिएगा अपना विवेक और बुद्धि के अनुसार, और किताब का भी सहायता लीजिएगा क्योंकि जब आप इसको सबमिट कीजिएगा तो मैं इसको पढ़ूंगा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट, हाउ विल यू यूज इट इन द क्लासरूम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट, हाउ विल यू यूज इट इन द क्लासरूम। मैं हिंदी में भी इसको पुनः बता रहा हूं कि दृश्य कला तथा शिल्प कला से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग कक्ष में किस प्रकार करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि दृश्य कला तथा शिल्प कला से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग आप कक्ष यानी क्लासरूम, कक्ष में किस प्रकार करेंगे। देखिए मैं जो सारा असाइनमेंट आपको दे रहा हूं उस सारा जो है कक्ष से ही जुड़ा हुआ है, क्लासरूम से ही रिलेटेड है। सो आप इसको काम कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विजुअल आर्ट, आप सोच रहे हैं कि सर ये क्या बता रहे हैं विजुअल आर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल आर्ट। दृश्य कला
दृश्य कला किसको कहते हैं? दृश्य कला किसको कहते हैं? दृश्य कला किसको कहते हैं? दृश्य कला जो है कला का वह रूप है जो मुख्यतः दृश्य प्रकृति की होती है, यानी विजुअल होता है। अब आप बोलिएगा कि अभी तक तो सर क्लियर नहीं कर पाए कि विजुअल क्या है। हमने बताया दृश्य, तो इसमें क्या आता है? इसके अंतर्गत जो आता है आपका चित्रकला आता है, मूर्तिकला भी आती है, वस्तुकला भी आती है, फोटोग्राफी भी इसके अंतर्गत आता है, और जो चलचित्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस पे आप काम कीजिएगा, जो विजुअल आर्ट है उससे बारे में लिखिएगा। मैंने आपको बता दिया विजुअल आर्ट की चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तुकला। एक्चुअली इसको दो भागे में भी हम लोग समझते हैं कि ये ललित कला भी है और हस्तकला भी है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें शिल्प कला भी जुड़ा हुआ है। क्राफ्ट का भी, जो क्राफ्ट है उसको भी इसमें जोड़ दिए हैं इस क्वेश्चन में। तो आप समझ गए होंगे कि विजुअल आर्ट क्या है। इसमें आपको लिखना है विजुअल आर्ट का और उसको डिफाइन करना है, और इंटरनेट के माध्यम से कुछ तस्वीरें आप निकाल के इस पर साटिएगा, ताकि मुझे लगे कि आपने इस पर काम किया है। और दूसरा है क्राफ्ट, शिल्प कला। शिल्प कला से आप परिचित हैं। इससे पहले भी जब आप सेमेस्टर 1 में थे तो हम लोगों ने आपसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन क्राफ्ट से रिलेटेड हमने काम कराया था। आप इससे बखूबी जानते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लिख भी इससे लीजिएगा। तो इसका जो उपयोग है कक्षा में क्या होता है, कैसे होता है, आप आसानी से बच्चे को समझा पाइएगा। हम जानेंगे तभी तो बच्चे को दे पाएंगे, हम पढ़ेंगे तभी तो बच्चे को पढ़ा पाएंगे, हम सीखेंगे तब तो बच्चा को सिखा पाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग। और हम लोग पढ़े हैं करके सीखना, तो इसको कीजिएगा, करके सीखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर ए चार्ट वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। प्रिपेयर ए चार्ट वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। हिंदी में भारतवर्ष में विभिन्न वाद्य यंत्र का एक चार्ट निर्माण करें। चूंकि सारंगदेव का नाम आप लोग सुने ही हैं, म्यूजिक के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और इसका जन्मदाता भी हम लोग इसको मानते हैं, सारंगदेव को। तो आप लोग सितार, गिटार, ये सारा चीज जो है आप लोग पढ़े हैं, और उसी का ही जो है एक कैलेंडर चार्ट बनाइएगा। टोटल 20 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 20 होते हैं, जिसमें आप कम से कम एक साल में कैलेंडर बता रहे थे, एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका जो फोटो है उसको चिपकाइएगा, उसको लिखिएगा और उसका एक्सप्लेन कीजिएगा। आई होप कि आप मेरे बात को समझ रहे हैं। तो चार्ट से मेरा कहने का मतलब है कि आपको असाइनमेंट में ही काम करना है, अलग से चार्ट पेपर में नहीं बनाना है। अब आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे, अंतिम पड़ाव पे, अंतिम जो प्रश्न है उस पे आते हैं। मैंने दिया है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ EPCQ इन BEd टीचिंग। क्वेश्चन दिए हैं कि व्हाट आर द
व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ EPC2 इन बीएड टीचिंग। मैंने आपको पहले 4 प्रश्न दिए, लेकिन 5वां प्रश्न में मैंने आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि बीएड के शिक्षण में EPC2 का क्या महत्व है। आशा करते हैं कि इन क्वेश्चन को आप अपने भाषा में उत्तर दीजिएगा कि आप जो बीएड का शिक्षण कर रहे हैं, जो आपने पहले चारों असाइनमेंट को लिख लिया, आपने EPC2 को समझा, तो इसका जो है बीएड में क्यों एक शिक्षक को जरूरी होता है, इसके बारे में, इसका महत्व को लिखिएगा। आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।